नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय इकोनॉमिका पे आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से तकरीबन 25 सवाल इस प्रीलिम्स में पूछे गए और उनमें से तकरीबन आधा हिस्सा 12 से 13 सवाल अभी तक के जितने भी वीडियोस हमारे पड़े हैं उनमें से सीधे सीधे आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियोस की लिस्ट में जाकर के वीडियो से ये चीज कंफर्म कर भी सकते हैं। और जो हिस्सा एग्रीकल्चर का है जिसमें से 13 सवाल तकरीबन आए हैं, वो भी हम लोगों के जो प्लान है आगे वीडियोस डालने का, उसी क्वेश्चंस उसी स्टडी मटेरियल से आने वाले हैं। और चाहे तो आप इस चीज को देख भी सकते हैं और सब्सक्राइब करके आगे चैनल के साथ जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को लेकर के आया हुआ है कि क्या सार्वजनिक निवेश मानना चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में, कृषि की फील्ड में। तो इसमें 6 टॉपिक्स थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन था। और जैसा कि आपको पता है, पहला वाला जो लिखा हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सेट करना एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली थ्योरी यही कहती है, इन्वेस्टमेंट का आधारभूत सिद्धांत यही है कि आपको कुछ ना कुछ उससे इनकम होनी चाहिए। अगर इनकम नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो एमएसपी सेट करके सरकार को कोई भी इनकम का गेन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कंप्यूटराइजेशन फॉर प्राइमरी कल्चर सोसाइटीज, ये बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि इससे इनकम बढ़ोतरी होगी सरकार के। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, बिल्कुल कैपिटल बिल्कुल गेन देता है आपको को। फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना फार्मर्स को, जी नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा सरकार को। और फिफ्थ है वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, इससे भी सरकार को घाटा ही होता है, कभी लाभ नहीं हो सकता, ये भी नहीं मानेंगे हम लोग, ये भी नहीं मानेंगे। और सिक्स्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करना गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिल्कुल पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया 2, 3 एंड 6। इसका आंसर हो गया आपका 2, 3 एंड 6, ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सेट नंबर ए में 63 नंबर का है। ये क्वेश्चन राइस के प्राइस, चावल के प्राइस को लेकर के पूछा गया है। और इसमें पूछा गया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं प्राइस के ऊपर, जो रिसेंट पास्ट में डालते रहे इंडिया में। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाहिर सी बात है बिल्कुल डालेगा इफेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट जो ट्रेड करती है राइस का, वो भी इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। स्टॉक पिलिंग, जैसा कि आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कही गई है, शायद मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 6 है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बात करता है। तो उसमें साफ साफ उल्लेख किया गया कि कैसे स्टॉक पिलिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भंडारण किया जाता है, तो किस प्रकार चावल के प्राइस या फिर किसी भी कमोडिटी के प्राइस पे इफेक्ट डालता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन तो सही होना ही होना है। और चौथा है कंज्यूमर सब्सिडीज, ये भी बिल्कुल इफेक्ट डालेगा, कंज्यूमर सब्सिडी प्राइस के, राइस के, चावल के प्राइस पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4, चारों जवाब इसके सही है क्वेश्चन नंबर 63 के। 64 नंबर पे आते हैं हम लोग, कुछ स्टेटमेंट 66 नंबर पे आते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसके अंतर्गत किन किन चीजों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट मानना चाहिए। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अब जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी ठीक से की है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी सही है, तो समझते होंगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म एसेट्स भी बिल्कुल होता है। अगर वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए सिर्फ काम करने के लिए, चलाने के लिए, तो शॉर्ट टर्म में आएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स, जाहिर सी बात है लंबे टाइम के लिए है तो शॉर्ट टर्म में आ ही नहीं सकता, ये इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगला है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर फार्म हाउस होल्ड, खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल होना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी होना चाहिए, हार्वेस्ट के बाद जो आपको कुछ बहुत खर्चा आ रहा है सामान के भंडारण में या फिर सामान को ले जाने में, खाली जो छोटा किराया वगैरह, ये सब भी बिल्कुल आ सकता है। तो और साथ में जो आखिरी ऑप्शन है ये एकदम एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन है। जिस व्यक्ति ने ये कर लिया उसका आंसर तुरंत निकल आएगा। आपको 4 मार्क भी पता होगा, आपको ये पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है, फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेज एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अर्थात जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, जो भंडारण करने के लिए शीत गृह बनाए जाते हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो शीत लॉन्ग टर्म में आएगा, दीर्घकालीन व्यय है। तो इसको आप अगर एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन ए, सी और डी तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो आंसर आ गया आपका बी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के, और ये क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, बायोचार के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। बायोचार आप जानते हैं, जैसे बायोमास के पायरोलिसिस करके, बायोचार के बहुत बड़ा प्रक्रिया होती है, बायोचार के पहले पायरोलिसिस किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद बायोचार बनता है बायोमास से। तो उसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है एग्रीकल्चर में, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्टिकल फार्मिंग में इसका प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, होता भी रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकता है क्योंकि ये पोरस होता है, आमतौर पर बायोचार देखा जाता है कि पोरस होता है, फाइन ग्रेडियंट्स होता है। इस चक्कर में, इस वजह से, इस कारण से जो लेग्यूम्स हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब अंदर चले जाते हैं मृदा के और उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसलिए 2 ऑप्शन एकदम सही है। और थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत खास बात है इसकी कि
बायोचार की वजह से पानी ज्यादा देर तक ही रुकता है मिट्टी में। इसलिए जो भी ऐसी फसलें हैं जो जिनके लिए पानी रुकना बहुत आवश्यक है। अब देखिए पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में बहुत बड़ा एक लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। वर्टिकल फार्मिंग में पानी रोकने की बड़ी समस्या होती है। वर्टिकल फार्मिंग में अगर पानी रुक जाए तो फसल अच्छी हो सकती है, तो इसलिए ही वहां पे बायोचार का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीरो टिलेज की क्या महत्व है एग्रीकल्चर में, और मतलब क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, क्या एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। जैसे कि आपको पता है कि अगर गेहूं की जब खेती होनी है तो उसके पहले जो मौजूदा रेसिड्यू है, जो मौजूदा पराली जिसको आप कह सकते हैं या फिर पुआल कह सकते हैं, इंग्लिश में रेसिड्यू कह सकते हैं, उसकी बर्निंग करना आवश्यक नहीं है अगर आपने जीरो टिलेज की नीति अपनाई है। जीरो टिलेज पे आपको विस्तृत लेक्चर मिल जाएगा जब आप अपने चैनल पे आप मेरे आएंगे और इस चैनल पे देखेंगे कि जो है किस प्रकार से एग्रीकल्चर की सीरीज शुरू की जाएगी। तो उसमें जीरो टिलेज हो गया, फर्टिगेशन हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने का प्रयास करिएगा। और सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है कि विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, जो राइस की सैपलिंग है, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल ये एकदम सही हो सकता है। अगर जीरो टिलेज होगा तो पैडी सीड्स का वेट सॉइल में पॉसिबल हो जाएगा, सैपलिंग करना, डायरेक्ट प्लांटिंग करना एकदम पॉसिबल हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉसिबल है। देखो सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकंड को अगर आप ना देखें, आपको सेकंड मान लीजिए नहीं पता है, सिर्फ पहला और तीसरा पता है, तो पहला तो एकदम सही है और पहले सही होने की वजह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बिल्कुल होगा। अगर पहले की जो मौजूदा रेसिड्यू है उसको हम बर्न नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कि मृदा में कार्बन का अवशोषण करना, उसको लंबे समय के लिए संचित करना। तो अगर 1 सही है और 3 सही है तो 1 और 3 केवल एक ही ऑप्शन में साथ में सही हो रहे हैं, वो ऑप्शन नंबर डी है। किसी और में देख लीजिए 1 और 3 साथ में सही हो ही नहीं रहे। तो ऐसे आप बिना 2 को जाने आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये होती है टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो भारत की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के हिसाब से एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल की जा सकती हैं बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में। कुल मिला के पूछा गया है कि इन 6 चीजों में कौन सी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है बायोफ्यूल्स के निर्माण में अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल इन इंडिया। तो जब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो कसावा बिल्कुल है, ठीक है, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज, सुगर बीट। अब देखिए ग्राउंड नट सीड्स जो है, मूंगफली के दाने, इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, ये बिल्कुल इंडिया में अलाउ नहीं है। तो जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर बचेगा ए, यही सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पल्स प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन आया इसमें कि पल्स प्रोडक्शन के बारे में क्या कथन सही है। तो देखिए ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ रबी एंड खरीफ खरीफ क्रॉप। अब देखिए आप लोग समझते होंगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, और जिन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत ही घुस करके नहीं की है उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर यूपीएससी की परीक्षा में आप अपने मन को एक्टिव रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब सेकंड वाला ऑप्शन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। मूंग की दाल क्या आधा हिस्सा है पूरे पल्स प्रोडक्शन का। मूंग का दाल तो हमको घरों में भी थोड़ा ही मिलेगा, तो पूरे हिंदुस्तान में भी कम ही मिलेगा और उत्पादन भी कम होता होगा, तो आधा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर दें तो बी, सी, डी अपने आप एलिमिनेट हो गया, आंसर बचा ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्रॉप के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। A light wind-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? कौन सी वो फसल है? तो इसका आंसर है कॉटन, क्योंकि सब ट्रॉपिकल होनी चाहिए। तो सब ट्रॉपिकल के लिए शुगर केन और टी तो बिल्कुल हटाइए आप, और वाटर भी फ्री फॉस्ट चाहिए। सारी चीजें जो हैं वो एक ही तरफ आपको इशारा कर रही हैं कि इसका आंसर होना चाहिए कॉटन, जो कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होता है। और वो बांग्लादेश का जो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है वहां पे आप जाके देखेंगे तो कॉटन की आपको काफी बड़ी बड़ी पैदावार करने वाले क्षेत्र प्राप्त भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिनकी क्लियर नहीं है। तो फिर भी देखते हैं हम लोग। बर्ड शिप सेटलिंग्स के बारे में क्वेश्चन है। बर्ड शिप सेटलिंग्स चर्चा का विषय रहा था जब घाना में इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था। तो बर्ड शिप सेटलिंग्स के बारे में क्वेश्चन यह है कि substantial saving in seed material is made when the bud chip seedlings are raised in nursery and transplanted in main field। देखिए ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप बड फील्ड सेटलिंग करेंगे
तो आपके सीड का पैदावार, सीड का जो खर्चा है, सीड का जो आप खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल आपकी बचत होगी अगर आप बर्ड चिप सेटलिंग्स कर रहे हैं। तो पहला तो एकदम सही है। तो अगर पहला सही है तो आप 1 एंड 2 सही कर सकते हैं या फिर 1 एंड 4 सही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेटल इज डन जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एज कंपेयर्ड टू सेट्स विद मैनी बर्ड्स, ठीक है। इसको अभी रखते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन का आधार ही इसी के आसपास घूम रहा है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर शुगर केन को टिश्यू कल्चर के सेटलिंग से प्रिपेयर ही नहीं किया जा सकता तो इस क्वेश्चन का आधार ही खत्म हो जाता। तो इसका मतलब ये तो आपको सही मानना ही है, कुछ चीजें विवेक से भी की जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चौथा सही मानना है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, कम जान करके भी क्वेश्चन सही करना भी एक कला है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के रूप में किस प्रैक्टिस को अपनाया जाता है भारत के परिदृश्य में, ठीक है। तो देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल सच बात है, एकदम होगा। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए, अब लेग्यूम नहीं होगा तो आपकी दाल की खेती बहुत गिर जाएगी। अब 1 एंड 2 तो पक्का सही है, अब 1 2 सही है तो इसका मतलब ये होगा या तो ये होगा। अब आपको 3 नहीं देखना है, टेंसियोमीटर बहुत बड़ी टेंशन दे गया होगा आपको दिमाग में जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा, इसलिए इसको देखना ही नहीं है क्योंकि दोनों में ही आ रहा है। तो इसका अगर आप जान भी जाएंगे तो कोई भी आपको भारत तक नहीं मिलने वाला है, इसलिए चौथे वाले को देखिए। वर्टिकल फार्मिंग अगर सही है तो डी सही है, नहीं तो ए सही है। तो वर्टिकल फार्मिंग बिल्कुल सही है। इको फ्रेंडली नेचर के लिए आप जान ही रहे हैं कि साफ साफ कक्षा 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वर्टिकल फार्मिंग जो है बहुत बड़ा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिगेशन की बात की गई। देखिए फर्टिगेशन को आप लोग याद करने के लिए कर सकते हैं कि ये दो शब्दों का मिक्सचर है, एक फर्टिलाइजर और इरिगेशन, ठीक है। दो शब्दों का मिक्सचर है फर्टिलाइजर और इरिगेशन का। तो फर्टिलाइजर का प्रयोग इरिगेशन के पानी में करना यही कहलाता है फर्टिगेशन। तो देखिए अगर ये होगा तो इसका मतलब है कि आप अति सिंचाई नहीं करेंगे, और अगर अति सिंचाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल बात सही है कि आप कंट्रोल कर ले जाओगे अल्कलिनिटी को, क्योंकि अल्कलिनिटी जो होती है, जो क्षारीय मृदा हो जाती है, वो सिर्फ अति सिंचाई की वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो पहला सही है तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो रही क्योंकि 3 ऑप्शन में पहला आ रहा है, यानी इन तीनों में से कोई होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा है, तीसरा देखते हैं पहले। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज्यादा मिलने हैं तो फर्टिगेशन को आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। थर्ड सही होने की वजह से ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और बचे ए और सी, ठीक है। चौथा वाला देखते हैं हम लोग। चौथा अगर सही है तो बात सही है। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। अब देखिए लीचिंग क्यों होती है, आपको मैंने बताया अति सिंचाई की वजह से ही होती है, और उसी वजह से अल्कलिनिटी भी आती है। पंजाब हरियाणा के केस आप समझ ही रहे होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, उसकी दुष्प्रभाव में एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव था लीचिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इसका मतलब चौथा तो बिल्कुल सही है। अब चौथा सही है तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, बचा केवल सी। इसको टिक मार कर चले आई, एकदम सही जवाब। अब देखो क्या हुआ, अब आपने एक डिफिकल्ट ऑप्शन रॉक फॉस्फेट एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जो आमतौर पे किताबों में नहीं मिलेगा, इसको जाने बिना ही सवाल को सही कर लिया, ठीक है। तो ऐसे कैसे सवाल सही किए जाते हैं हर सेक्टर में, ये सब आपको इस चैनल पे लगातार मिलता रहेगा। तो अगले प्रीलिम्स से पहले आपको अच्छी से तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 पे आते हैं। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात यहां पे की गई है कि भारत में केमिकल फर्टिलाइजर का क्या खेल चल रहा है आजकल की, कैसे उसका प्राइसिंग डिटरमाइन होता है। तो देखिए एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट ड्रिवन। अब देखिए मार्केट ड्रिवन तो नहीं है इंडिया में, इंडिया में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार जो है वही डिटरमाइन करती है कि केमिकल फर्टिलाइजर का मूल्य क्या होगा। तो 1 तो गलत है, तो इसका मतलब ए और डी हो गया आपका एलिमिनेट, बचा 2 एंड 3। अब देखो 2 को आपको चिंता ही नहीं करनी है क्योंकि 2 तो दोनों में आ रहा है, अगर पता भी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खाली आपको देखना है 3। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एंड एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिफाइनरीज। ये बात बिल्कुल सही है, सल्फर आपकी ऑल रिफाइनरीज का बाई प्रोडक्ट बिल्कुल है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया आपका सही, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शायद छूट रहा है, उसको भी मैं कवर करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर का क्वेश्चन एक, ये देखिए, हाँ, कि एमएसपी के केस में, जी ये क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हुए, सही बताना है आपको कि सभी सीरियल्स के लिए जो एमएसपी है वो अनलिमिटेड सप्लाई होती है खरीदने के लिए, अनलिमिटेड लिमिट है खरीदने के लिए। अब देखिए प्रोक्योरमेंट की लिमिट जो है अभी चर्चा में क्यों आया था, इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन पूछा किस लिए गया है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने 25 क्विंटल पर फार्मर की लिमिट को, पर डे वाली लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 40 क्विंटल। ओके, तो अब 40 क्विंटल अगर कर दिया है तो द हिंदू में बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर छपा था, और उसी वजह से मुझे लगता है किसी ने प्रश्न पूछा है। और ऐसे जो द हिंदू के जो टिपिकल टॉपिक्स होंगे जो आमतौर पर चर्चा में रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर की सीरीज में आपके अलग से कवर करवा दी जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से।
और इसका मतलब पहला गलत हो गया, तो पहला गलत होने की वजह से ए और सी एलिमिनेट हो गए। बाकी दूसरा देखते हैं। इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, सीरियल्स और पल्सेस के केस में एमएसपी ऐसे फिक्स किया जाता है जहां पर बाजार मूल्य कभी पहुंच ना पाए, एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल नहीं है, एमएसपी को फिक्स करते टाइम सीसीईए जो है और सीसीईए और सीएसीपीए दोनों ही लोग इन चीजों पे कभी चर्चा नहीं करते हैं कि मार्केट प्राइस कहां पहुंचने वाला है, कहां नहीं पहुंचने वाला है। ये कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी आपका गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्रीकल्चर के सेक्टर से पूछे गए आपके प्रीलिम्स के, और आगे भी आप हम चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। नमस्कार।